हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रेगुलर तैयारी करवा रहे हैं। अगर आप में से किसी ने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, उसका फ़ायदा ये रहेगा कि आपको सोल्ड टेस्ट, मॉक टेस्ट और सिलेबस के नोट्स ये मिल जाएंगे, कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी। और भी कोई डाउट वगैरह है, कोई क्वेरी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है टेस्ट सीरीज़ का, कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है टेस्ट सीरीज। 21 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, 22वां टेस्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं। कोई टेस्ट अगर हिंदी में करवा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंग्लिश में नहीं है। टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करोगे तो सपोर्ट रहेगा आपका और अच्छा भी लगता है। हाल ही में समाचारों में चर्चित फिट फॉर 55 पैकेज ये बंदित है। देखिए, फिट फॉर 55 पैकेज, फिट फॉर ये 55 पैकेज जो है ये किससे संबंधित है? ये यूरोपियन यूनियन का एक पैकेज है, यूरोपीय संघ का। और इसमें क्या है कि 2030 तक, 2030 तक जो भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका जो उत्सर्जन है उसको 55% तक कम करना है। आप समझ गए होंगे। फिट फॉर 55 2030 तक यूरोपियन संघ का ये एक पैकेज है जो 2030 तक जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है उसको 55% तक कम करने का है। जो यूरोपियन यूनियन के टोटल 27 कंट्रीज हैं, सदस्य मेंबर कंट्रीज, सदस्य देश, इन्होंने 2030 में जो यूरोपियन यूनियन का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है उसको 55% तक कम करना है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है रेफरेंस क्या है? 55% तक किससे 55% कम करोगे? ऐसा तो है नहीं 0 से 55 या 100 से 55। सो इसमें जो रेफरेंस ईयर है वो है 1990 का। 1990 की तुलना में कम से कम 55% कम करने के प्रावधान का इसमें एक विधेयक पर समझौता हुआ है। इसी को फिट फॉर 55 की संज्ञा दी है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? इसका करेक्ट आंसर आएगा जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस गैसेज, ये रहेगा बी, इसका करेक्ट आंसर आएगा। एनकॉर्ड और निदान, ये एनकॉर्ड और निदान, एक्चुअली जो ये एनकॉर्ड है ये इसका मतलब क्या है? ये नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर है। ये क्या है? नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर। और जो निदान है ये सिस्टम है, एक निदान पोर्टल है जिसमें नार्को के जो प्रिजनर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन इसमें रहेगी। नार्को में जो कैदी वगैरह हैं उनकी। दीज पोर्टल्स हैव बीन लॉन्च्ड विद द ऑब्जेक्टिव, ये 2 पोर्टल लॉन्च किए हैं, एनकॉर्ड और निदान। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है आप समझ गए होंगे, ड्रग फ्री इंडिया। देखिए, अभी आपने कई बार न्यूज़ वगैरह में सुना होगा इतना ड्रग्स किस पोर्ट से, इतना ड्रग्स किस एयरपोर्ट से वगैरह से पकड़ में आया है। तो ये काफ़ी फास्ट लेवल पे एक्शन चल रहा है। ये एनकॉर्ड और निदान का जो पोर्टल है उससे रिलेटेड है नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत। एक तो ये याद रखना आपको, ये पोर्टल पूछे जा सकते हैं किसी भी रेफरेंस में। और इसी से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, प्रोजेक्ट सनराइज शुरू किया था 2016 में। वो था HIV प्रिजर्वेंस से रिलेटेड था, वो भी इसी डिपार्टमेंट का था।
भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैंकिंग सेक्टर की बात है। भारत में बैंकों को वित्त मंत्री द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बैंकों को वित्त मंत्री नियंत्रित करते हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि भारत में है जो बैंकों का जो नियंत्रण का है वो है बैंकिंग अधिनियम है 1949 का, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 का, उसके तहत बैंकिंग क्षेत्र को नियंत्रित किया जाता है। और श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में एसबीआई का निजीकरण किया गया था। देखिए, पहला स्टेटमेंट तो गलत है, वित्त मंत्री नियंत्रित नहीं करते। ये जो बैंकिंग अधिनियम है 1949 उसके अकॉर्डिंग नियंत्रित किया जाता है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री काल में एसबीआई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसका निजीकरण किया गया था। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये गलत है। जो बैंक स्टेट बैंक का निजीकरण किया था, प्राइवेटाइजेशन किया, ये 1955 में किया था और उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके टाइम पे किया गया था। और जो अदर पीएसबीज थे, अदर पब्लिक सेक्टर बैंक थे, उनका निजीकरण जरूर श्रीमती जो इंदिरा गांधी जी हैं उनके टाइम पे किया गया था, वो 1969 में किया था। ये दो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 55 में पंडित नेहरू के टाइम एसबीआई और बाकी का जो पीएसबी थे और अदर पब्लिक सेक्टर बैंकिंग उनका 1969 में 69 में इंदिरा जी के टाइम पे निजीकरण किया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। ये सही स्टेटमेंट है। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये जो आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। और इसकी सिफारिश किसने की थी आरबीआई की स्थापना की? इसकी हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन ने सिफारिश की थी आरबीआई की स्थापना की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा सही केवल थर्ड है, ए ऑप्शन सही है। हिल्टन यंग कमीशन जरूर नोट कर लीजिएगा। अगर अदरवाइज आप टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करते हैं तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, वीडियो वगैरह सब मिल जाएगा। अल नाजह फोर्थ, अल नाजह फोर्थ इज ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री। ये जो अल नाजह फोर्थ है ये एक संयुक्त मिलिट्री अभ्यास है। ये भारत और दूसरे कौन से देश के बीच में आयोजित किया जाता है? देखिए, अभी जो ये एक्सरसाइज हो रही है अल नाजह 4, ये इट मीन्स ये इसका 4th एडिशन है। ये कब से कब हो रही है? 1 से और 13 अगस्त तक, 1 अगस्त से 13 अगस्त तक। कहाँ पे हो रही है? ये जो अल नाजह 4 है ये हो रही है राजस्थान में। जो फायरिंग रेंज है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, सुना होगा आपने, राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में है ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, वहाँ पे हो रहा है। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप 100% सही करोगे। ये ओमान और भारत के हो रहा है। ओमान का जो रॉयल आर्मी है ओमान की, उनके और भारत के बीच में हो रहा है। सी इसका सही आंसर है। पुलिस प्रशासन के कामकाज की जांच के लिए लॉर्ड कर्जन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था? पुलिस प्रशासन की कामकाज की जांच के लिए अभी भी बनाना चाहिए कोई आयोग वगैरह। देखिए, लॉर्ड कर्जन ने ये एक आयोग बनाया था 1902 में और इस आयोग के अध्यक्ष थे सर एंड्रयू हेंडरसन लीथ फ्रेजर। फ्रेजर आयोग, इसका पूरा नाम नोट कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, सर एंड्रयू हेंडरसन लीथ फ्रेजर। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो सौंपी थी उसमें यही कहा था कि जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस प्रशासन है, उसके प्रति असंतोष व्यक्त किया था, सेटिस्फैक्शन नहीं शो किया था। सी इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेजर आयोग पुलिस प्रशासन पे लॉर्ड कर्जन ने बिठाया था एक कमीशन।
जिन्होंने बंगाल विभाजन किया था। आपने अगर हिस्ट्री के वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, आने वाले टाइम में आपके और सब्जेक्ट के भी करवा देंगे। लेकिन सिर्फ पढ़ने से ही नहीं, प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? नॉट करेक्टली मैच्ड मीन्स इनकरेक्ट, गलत कौन सा है वो देखना है हमें। डैम, लेक, रिवर, ठीक है। गोविंद सागर सतलज, कोलेरू लेक कृष्णा, उकाई रिजर्वर ताप्ती, वुलर लेक झेलम। सो इसमें जो गलत है वो कोलेरू लेक है, ये कृष्णा पे नहीं है। ये डेल्टा जो कृष्णा और गोदावरी का है वहाँ पे है, इलूरू सिटी है वहाँ पे है ये लेक। ये जो लेक है ये कहाँ पे है? गोदावरी और कृष्णा का जो डेल्टा है उसके नियर है ये, बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा रिवर डेल्टा, ये ध्यान रखिएगा। सो ये इनकरेक्ट है। गोविंद सागर की बात करें तो गोविंद सागर कहाँ पे है? गोविंद सागर है ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में जो ऊना और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे है गोविंद सागर लेक। ये कैसे बनती है गोविंद सागर लेक? जो भाखड़ा नांगल डैम है उससे बनती है। इट इज़ फॉर्म बाय भाखड़ा डैम। भाखड़ा नांगल जो डैम है, भाखड़ा डैम, उससे बनती है। और ये सही है, गोविंद सागर लेक ये सतलज नदी पे है। और इसका नाम जो गोविंद सागर रखा है, गोविंद सागर वो किस नाम पे रखा है? जो 10वें सिख गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, 10वें जो सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनके नाम पे रखा है गोविंद सागर। उकाई जो डैम है, उकाई डैम है, ये कहाँ पे है? उकाई डैम तापी रिवर पे है, तापी या ताप्ती, तापी रिवर पे है एक्चुअली। ये गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा डैम है, सेकंड लार्जेस्ट डैम है गुजरात का। और सबसे बड़ा डैम इससे बड़ा कौन सा है? रिजर्वर। इससे बड़ा जो है वो है सरदार सरोवर। सरदार सरोवर सबसे बड़ा है गुजरात का। ये जो उकाई रिजर्वर है इसका एक नाम और है, आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है कई बार, वल्लभ सागर या उकाई रिजर्वर, ये तापी नदी पे है गुजरात में। वुलर लेक की बात करते हैं डी ऑप्शन की, तो वुलर लेक कहाँ पे है? वुलर लेक ये बांदीपुरा में है। बांदीपुरा जो टाउन है, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें है जम्मू कश्मीर में। वुलर लेक कैसे बनी थी? जो झेलम रिवर है या जो झेलम और मधुमती रिवर है उसके जो टेक्टोनिक एक्टिविटी है, प्लेट टेक्टोनिक आपने सुना होगा, प्लेट खिसकने वगैरह से जब बनी थी। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। कभी कभी न्यूज़ या समाचारों में चर्चित विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? यह है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ये कौन जारी करता है? IMF जारी करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये इसका प्रकाशित करता है। इसकी रिपोर्ट है जो अप्रैल और अक्टूबर, हर साल अप्रैल और अक्टूबर में जारी करता है इसकी रिपोर्ट। और इसका अपडेट भी जारी होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, जनवरी और जुलाई में इसका अपडेट जारी होता है और अप्रैल और अक्टूबर में रिपोर्ट पब्लिश होती है। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक सर्वेक्षण है जो भविष्य में, फ्यूचर में जो आने वाले 4 साल हैं उनके बारे में बताता है कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका विश्लेषण, उसका भविष्यवाणी, ये इसमें रहती है। Who framed the Radical Democratic Party in 1940? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी आजकल एक टर्म आप पिछले 3-4 महीने से कंसिस्टेंटली सुन रहे होंगे, रेडिकल। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी 1940 में किसने बनाई थी? ये M.N. रॉय ने बनाई थी।
मानवेंद्र नाथ रॉय। एम एन रॉय क्वेश्चन में नहीं आए, इसकी जगह मानवेंद्र नाथ रॉय आए तो भी यही आंसर होगा। एम एन रॉय का नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। ये एक मार्क्सवादी रिवोल्यूशनरी या रेडिकल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल थियोरेटिकल और एक फिलोसफर भी था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, उसकी स्थापना इन्होंने ही की थी, एम एन रॉय ने। और आपको जो पहली बार आइडिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो भी 1934 में एम एन रॉय ने ही प्रपोज किया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहली बार आइडिया एम एन रॉय ने ही प्रपोज किया था, ध्यान रखिएगा। द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड इज फाउंड नियर द कोस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ये जो कोरल रीफ है, प्रवाल भत्ती, मूंगा चट्टान, आप जिस भी नाम से जानते हो, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। किसी भी तरीके से पूछा जाए लेकिन पूछा जरूर जाता है। इसको कर लेते हैं आज हम। लार्जेस्ट कोरल रीफ वर्ल्ड में कहाँ पे है, किस कोस्ट के पास में पाई जाती है, क्वेश्चन ये है। अब इसको जो लार्जेस्ट कोरल रीफ है, इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ है, ये एक कोरल रीफ है और ये कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में। ये क्लियर हो गया होगा आपके, ग्रेट बैरियर रीफ है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इस अभी ये तो कंट्री का हुआ। इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से करते हैं तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेट बैरियर रीफ है, ये कहाँ पे लोकेटेड है। अगर लोकेटेड है तो ये पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है। पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। दूसरा, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये किस कोस्ट के नज़दीक है। जब क्वेश्चन पूछा जाए कि किस कोस्ट के नज़दीक ये है और ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर होगा क्वींसलैंड। ये क्वींसलैंड जगह जो है कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में ही है, क्वींसलैंड कोस्ट। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कोरल रीफ से रिलेटेड कि जनरली जो कोरल रीफ है, ये प्रवाल भित्ति, ये कहाँ पाई जाती है। ये पाई जाती है जो कोस्टल एरियाज है। कौन से कोस्टल एरियाज, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। जो कर्क रेखा और मकर रेखा है, इनके बीच के जो कोस्टल एरियाज है, उनमें ही जनरली ये कोरल रीफ पाई जाती है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर दोगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लार्जेस्ट कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया की जगह क्वींसलैंड हो तो भी आंसर सही है, पैसिफिक ओशियन हो तो भी सही है। देखना आपको कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। लाइफाई प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाइफाई टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। लाइफाई क्या है, ये लाइट फिडेलिटी है। क्या है, लाइट फिडेलिटी, लाइफाई। ये लाइफाई टेक्नोलॉजी, इसका जो आविष्कार किया था, ये एक जर्मन फिजिशियन साइंटिस्ट था, जर्मन साइंटिस्ट था, इसने किया था। ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है और ये पर सेकंड टेराबाइट्स पर सेकंड, लगभग प्रति सेकंड टेराबिट्स की जो स्पीड है उससे डेटा को ट्रांसफर करती है। ऑप्शन देखते हैं। लाइफाई एक वायरलेस तकनीक है जो प्रति सेकंड टेराबिट्स गति पर डेटा को संचारित करने के लिए उच्च आवर्ती रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। ये सही है कि ये प्रति सेकंड टेराबिट्स गति पर डेटा को संचारित करती है, लेकिन उच्च आवर्ती रेडियो तरंगों का उपयोग नहीं करती है। ये रेडियो वेव्स का यूज नहीं करती है, ये यूज करती है लाइट वेव्स का। किसका, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कहीं। ये जो दृश्य प्रकाश है, तरंगे हैं, दृश्य प्रकाश तरंगे, उनका यूज करती है लाइट वेव्स का लाइफाई टेक्नोलॉजी। और इसी वजह से ये पानी के अंदर एकदम सक्सेस है। वाईफाई पानी में काम नहीं करता है, वाईफाई पूरी तरह से विफल है पानी के अंदर, जबकि जो लाइफाई है ये पानी के अंदर भी काम कर सकता है। इसका आपको ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है सही नहीं है। सही कौन सा नहीं है, पहला स्टेटमेंट सही नहीं है।
कि ये रेडियो तरंगों पे नहीं, लाइट वेव्स पे काम करती है। नेम द प्लेस इन इंडिया वेयर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन मीट। वो कौन सी जगह है भारत में जहाँ पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं? कौन सा प्लेस है? ये है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी हमें आपको सबको पता होगा, तमिलनाडु में है कन्याकुमारी है जो। और इसको जो पहले जाना जाता था ब्रिटिशर्स के दौर में कैप कैमरीन। और ये किसके लिए फेमस था कन्याकुमारी? उस टाइम पे अंग्रेज यहाँ से सनराइज या सनसेट इसको देखते थे। ये इसका करेक्ट आंसर है, अभी चर्चा में है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। गलत कौन सा है वो देखना है। कई बार हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हैं और जो हमें सही मैच मिलता है उसको टिक करके OMR शीट में फिल कर देते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी है, इसलिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। गलत कौन सा है? नाथुला अरुणाचल प्रदेश, ये गलत है। लिपुलेख उत्तराखंड सही है। रोहतांग हिमाचल, पालघाट केरला, ये सही है। देखिए जो नाथुला पास है, नाथुला माउंटेन या नाथुला पास कहें, नाथुला ये माउंटेन पास है, एक्चुअली हिमालयन रीजन में है। और ये कहाँ पे है? ईस्ट सिक्किम में है, पूर्वी सिक्किम जिले में है ये किसको कनेक्ट करता है? ये सिक्किम को कनेक्ट करता है। किससे कनेक्ट करता है? जो चाइना का जो अभी तिब्बत है चाइना के पास, उससे ये कनेक्ट करता है। सो ए इसका गलत है। अरुणाचल प्रदेश में नहीं है नाथुला, ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में है, सिक्किम में है। भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए किसे जाना जाता है? जो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म है उनके लिए जाना जाता है M नरसिम्हन को। देखिए जो M नरसिम्हन है ये बैंकिंग और जो वित्तीय क्षेत्र है, फाइनेंशियल सेक्टर्स, इनके सुधारों पे 2 बार कमेटी बनी है, उसमें रहे हैं ये, उन दोनों कमेटियों के अध्यक्ष रहे हैं ये। इसलिए इनको बैंकिंग जो क्षेत्र है उसमें सुधार के लिए जाना जाता है। और जो M नरसिम्हन है ये RBI के 13वें गवर्नर भी रहे हैं, 13th गवर्नर ऑफ RBI। और इसीलिए बैंकिंग क्षेत्र में इनके योगदान या बैंकिंग सुधारों का इनको जनक भी कहा जाता है। M नरसिम्हन, मेदावोलु नरसिम्हन। हर क्वेश्चन के पीछे कोई ना कोई ट्रेंडिंग न्यूज़ या आपका एग्जाम का सिलेबस वजह है, इसलिए सीरियस लीजिए हर क्वेश्चन को। सभी क्वेश्चन करने हैं अच्छे से। विच कन्वेंशन अडॉप्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर के लिए कौन सा कन्वेंशन अडॉप्ट किया था? ओजोन लेयर के लिए ये रेगुलर पूछते जा रहे हैं, आपके एग्जाम में आता भी है एक क्वेश्चन। आपने पढ़ा होगा वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन है, ये कब अडॉप्ट किया था? 1985 में अडॉप्ट किया था। किस लिए अडॉप्ट किया था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? एक तो प्रमोट करना था, कोऑपरेशन के लिए, प्रमोशन के लिए, एक सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन के लिए, रिसर्च के लिए, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए, और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उनका क्या इफेक्ट हो रहा है किसके रिगार्डिंग? ओजोन लेयर। आप नोट कर लीजिएगा। इसका वियना कन्वेंशन का पूछा जाए तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? एक तो प्रमोशन, पार्टीज कोऑपरेशन, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, रिसर्च, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, और जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसकी वजह से ओजोन लेयर पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ये था इसका। 22 मार्च 1985 को ये अडॉप्ट किया गया था। और इसको जो ड्राफ्ट किया था उसके पीछे कौन सा प्रोटोकॉल था? वियना कन्वेंशन को ड्राफ्ट करने के पीछे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। महात्मा गांधी के सहयोगी और महात्मा गांधी की सहयोगी और शिष्य मीराबेन का मूल नाम क्या था? ये इनका जो मूल नाम है
देखिए, एक तो ये जो मीराबेन है, इनको 1982 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किससे? पद्म विभूषण से। और इनका नाम था मैडलिन स्लैड। और गांधी जी ने इनका नाम मीराबेन रखा था। ये इंग्लैंड में थी जब इनका नाम मीराबेन रखा था गांधी जी ने। ये इनकी शिष्या थी, सहयोगी थी, और 1982 में इनको पद्म विभूषण मिला था। सी इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेमोरी। क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेमोरी। सो देखिए, एक क्वेश्चन प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी से पूछा जाता है। ज़रूर आप इनका लिस्ट बना लीजिएगा, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का। अदरवाइज यहाँ तो करवा ही रहे हैं। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सारा मिल जाएगा, नोट्स वगैरह अच्छे से, और कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और आप लेट होते हैं तो फिर वो उसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं मिल पाएगा। लास्ट टाइम भी ये गलती की थी जो अभी इस एडवर्टाइजमेंट में दे रहे होंगे, पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ। लेकिन टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। आप 20+ अगर कुछ सिर्फ टेस्ट सीरीज भी कर रहे हैं तो भी 20+ ईजीली पहुँच जाएंगे। बाकी हमारा टारगेट तो मिनिमम 25 का है। जो सीरियसली कर रहे हैं प्रिपरेशन, उनकी बात कर रहा हूँ। प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल जो नहीं है, मैग्नेटिक टैप, इसका आंसर आएगा डी। आप सब्सक्राइब करके सपोर्ट बनाए रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। गुड लक।